Problem number 3.9. Calculate the pH of buffer solution containing 0.05 mole NaF sodium fluoride per liter and 0.015 mole HF हाइड्रोजन फ्लोराइड पर लीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे, क्या क्या गिवन है हमको। गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्ट। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड क्या हो गया सॉल्ट। सॉल्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस है। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं और H2O रिमूव हो जाता है, तो ये सॉल्ट होगा। ये कितना है 0.05 मोल। ठीक है, दूसरा वैल्यू दिया है HF का। HF क्या होगा हमारा एसिड। एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें H प्लस प्रेजेंट है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.015 मोल। ठीक है, उसके साथ साथ हमें दिया है Ka का वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये HF के लिए, एसिड के लिए। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट पीएच। तो टू फाइंड पीएच हमें फाइंड करना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, पीके का फॉर्मूला, क्योंकि पीएच के लिए हमें पीके की जरूरत पड़ेगी। पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो के का वैल्यू गिवन है। पीके क्या हो जाएगा माइनस log to the base 10 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा था ट्रिक में, ये देखो ये वाला x इंटू 10⁻⁴ है, तो ये माइनस वाई आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके, और माइनस हम क्या लिखेंगे लॉग ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। तो ये -4 जो रेस टू में है वो क्या हो जाएगा +4 आगे आके, और माइनस क्या हो जाएगा log टू द बेस 10 7.2। ठीक है, अब log ऑफ 7.2 होता है अराउंड 0.86, तो 4 माइनस 0.86 ये हो जाएगा 3.15। तो ये हमारा क्या आ गया, pKa का वैल्यू आ गया 3.15। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला देखा है बफर के केस में, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt divided by concentration of acid। ठीक है, अभी हमें pH फाइंड करना है, इज इक्वल टू 3.15 प्लस log टू द बेस 10, सॉल्ट का वैल्यू है 0.05 और एसिड का वैल्यू है 0.015। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/3, 1/3 के आसपास, नहीं सॉरी, इसका आंसर आएगा 3.3 प्लस लॉग ऑफ 3.3। ये 3.3 कैसे आया, 0.05 और 0.015 को डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अभी 3.15 प्लस लॉग ऑफ 3.3 कितना होता है, ये होता है 0.52। ठीक है, ये पीएच का वैल्यू है, ये भी पीएच का वैल्यू है। तो पीएच का फाइनल वैल्यू कितना आया 3.15 प्लस 0.52, ये हो जाएगा 3.67। ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें भी हमें पीएच ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द पीएच। पीएच हमें फाइंड करना है। 0.1 मोलर वीक बेस दिया हुआ है, तो हम बेस क्या लिखते हैं BOH।
ये कितना है 0.1 मोलर, एंड 0.2 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट ऑफ बी है, तो ये सॉल्ट हो गया। कितना है ये 0.2 मोलर। सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है, सिर्फ पहले फॉर्मूला में हमने पी के यूज किया था, इसमें हम पी के बी यूज करेंगे। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी के बी फाइंड करना पड़ेगा। तो पी के बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी। अब के बी का वैल्यू क्या है, माइनस लॉग टू द बेस 10, के बी दिया हुआ है हमें 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब ये देखिए सेम तरीके से ये माइनस लॉग और ये -5 जो रेस टू है वो आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8। अब लॉग ऑफ 1.8 कितना होता है, ये होता है 0.26। 0.26 मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आया, वो आया 4.7। ये क्या आया हमारा पीके। ठीक है, पीके का वैल्यू आया 4.7। अब जो फॉर्मूला है हम वही अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, पीएच ही फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन, अभी यहाँ पे हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, एसिड ना लेके बेस लेंगे। ठीक है, पीओएच हमको मिल गया, तो पीएच प्लस पीओएच होता है 14। तो उस तरह से हम पीएच भी फाइंड कर लेंगे। तो पीओएच कितना आएगा, पीएच का वैल्यू है 4.7 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का वैल्यू कितना दिया है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1। ये उससे भी इजी क्वेश्चन है, ये तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 आएगा, और लॉग ऑफ 2 होता है 0.3010। तो पीओएच हो गया 4.7 प्लस लॉग 2, ये हो जाएगा 4.7 प्लस 0.3010 पीओएच। ठीक है, पीओएच कितना आएगा फिर पीओएच आ जाएगा हमारा 5.010। ठीक है, पीओएच हमें मिल गया। तो पीएच हम इजीली फाइंड कर सकते हैं पीओएच से। कितना होता है पीएच प्लस पीओएच, ये होता है 14। हमारा पीओएच का वैल्यू आया 5.010, इधर प्लस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 14। तो पीएच कितना आएगा हमारा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका आंसर फाइंड आउट करें, 14 में से 5.010 माइनस करिए, बस वो हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, तो ग्राम पर लीटर, ये हो गया सोल्यूबिलिटी का यूनिट। ठीक है, सोल्यूबिलिटी क्या होता है, रेशियो होता है इसका, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना, ऊपर क्या आएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो अमाउंट किस में आएगा हमारा, ग्राम्स में। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आता है, ये आता है लीटर में, ये हो जाएगा हमारा यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोलर सोल्यूबिलिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर पर यूनिट मोलर मास। ठीक है, ग्राम पर लीटर पर यूनिट मोलर मास, इसको क्या बोलते हैं हम, मोलर सोल्यूबिलिटी। तो इसमें इसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, इसमें पर अभी मोलर मास दिया गया है, मोलर मास मतलब हम किसके रेफरेंस में इसको लिखेंगे, मोल पर लीटर के रेफरेंस में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हमको सोल्यूबिलिटी को कन्वर्ट करना है मोलर सोल्यूबिलिटी में, या फिर ग्राम पर लीटर को कन्वर्ट करना है मोल पर लीटर में, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। सोल्यूबिलिटी को अगर मोलर सोल्यूबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि ये डेफिनेशन ही वही है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर पर यूनिट मोलर मास, मतलब पर यूनिट
मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसको मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर हमको मोलर मास को कन्वर्ट करना है सोल्यूबिलिटी में, अगर रिवर्स जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, केएसपी मतलब होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है बी एक्स ए वाई, ये क्या दे रहा है, अभी हमको कैसे लिखना है, ये जो बेस में है इसको आगे लेके आएंगे, बी वैसा का वैसा। अब ये जो ए के बेस में है उसको बी के पावर में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस वाई प्लस, दूसरा क्या है, अब ये जो बेस में है इसको आगे लेके आएंगे, ए एज इट इज। अब जो बी के बेस में है उसको ए के पावर में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस, एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसमें से अगर हमको केएसपी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो ये जो आगे होता है इंटीजर होता है जो भी, उसको हम क्या करेंगे, उसको रेस टू पावर में लेके जाएंगे। अभी ये जो बी रेस टू प्लस वाई है उसको एज इट इज लिखेंगे बी रेस टू वाई प्लस, और ये जो एक्स है उसको पावर में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब ये ए रेस टू एक्स माइनस एज इट इज, और जो आगे वाई है उसको क्या करेंगे, पावर में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय सोल्यूबिलिटी एस, और ये जो पावर्स है, एक पावर एक्स है एक पावर वाई है, उनका एडिशन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ए जी बी आर, अब ए जी बी आर कैसे ब्रेक होगा, एक ए जी में और एक बी आर में, तो इसका अगर के एस पी फाइंड करना है, तो देखो ये जो आगे नंबर है इसको इसी नंबर से पावर में लिखना है, मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा वन, वन रेस टू क्या करेंगे, वन ही करेंगे, ये जो नंबर है ये सेम रेस टू, मल्टीप्लाई बाय एस, और ये जो दो पावर है इनका एडिशन करेंगे यहाँ पे, वन प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह पीबी आई टू को सॉल्व करेंगे, पीबी किस में ब्रेक होगा, पीबी प्लस टू में, एक पीबी प्लस टू है और दो आयोडीन माइनस है। ठीक है, तो अभी ये आगे वाले नंबर ही देखने हैं, यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, तो हम कैसे लिखेंगे, वन रेस टू वन डॉट टू रेस टू टू डॉट एस रेस टू वन प्लस टू। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर एस क्यूब, ये आंसर आएगा हमारा। अभी ए एल ओ एच थ्राइज है, तो किस में ब्रेक होगा, एक ए एल में और तीन ओ एच माइनस में। अभी ये नंबर देखो यहाँ पे वन है और यहाँ पे थ्री है, तो क्या करेंगे, वन रेस टू वन डॉट थ्री रेस टू थ्री डॉट एस थ्री प्लस वन, कितना हो जाएगा ये, नाइन, सॉरी 27, थ्री का क्यूब करना है हमको, तो ये हो जाएगा 27 एस रेस टू फोर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये फाइंड आउट करना। अब देखो ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर इक्वल है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के, तो क्या आएगा, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत बार पूछा जाता है, तुम्हें आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू दी जाएगी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की, तो उनको कंपेयर करके हमको ये बताना है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, या फिर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, प्रेसिपिटेशन होगा या फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये सब पॉइंट्स हमको बता दें। तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, सैचुरेटेड, और उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आ रही है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड, और इसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑकर होगा। इस टाइप के हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आगे देखिए केएसपी की वैल्यू, मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा होता है आयोनिक प्रोडक्ट से, तो क्या होगा, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा और इसमें प्रेसिपिटेशन ऑकर नहीं होगा। ठीक है, ये सब हमें न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट है, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक आयन होगा जो कि कॉमन आएगा दो रिएक्शंस,
ठीक है, जैसे कि हमने पहले लिया है CH3COH। और CH3COH क्या है? ये एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है तो इसमें हम एरोस कौन से वाले ड्रॉ करेंगे? इक्विलिब्रियम वाले। तो इसमें कौन से आयंस बनेंगे? CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन, ये दो आयंस इसमें जनरेट होते हैं। और एक हम ले लेते हैं सॉल्ट, CH3COO Na। अब ये किसका सॉल्ट होगा? ये सॉल्ट होगा वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड कौन सा है? ये वाला वीक एसिड होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? NaOH। इसमें हम एरो कौन सा शो करेंगे? ये वाला। तो ये किस में ब्रेक होगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, अभी हमें यहाँ दिख रहा है कि पहली वाली रिएक्शन और दूसरी वाली रिएक्शन ये एसिडेट आयन कॉमन है। ठीक है, एसिडेट आयन अगर कॉमन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ बढ़ रहा है? राइट साइड में बढ़ रहा है। तो हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से ये पता है कि किसी आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, अगर राइट साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? रिएक्शन शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों जाएगा? क्योंकि राइट साइड में CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, अब अगर लेफ्ट साइड में रिएक्शन जा रहा है, मतलब CH3CO माइनस का डिसोसिएशन कम हो जाएगा। क्योंकि डिसोसिएशन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना? डायरेक्शन तो यही है डिसोसिएशन बढ़ने का। अगर रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, मतलब डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, इन द ओवरऑल मोर CH3CO एसिडेट आयन आर फॉर्म, है ना? ये CH3CO माइनस को क्या बोलते हैं? एसिडेट आयन to the right side, as a result of which according to Lee Chatelier principle the reaction shift towards the left side। अब concentration बढ़ने की वजह से reaction कहाँ shift होगा? left side में। Due to this the shift of equilibrium to left side, the dissociation of CH3COOH is suppressed। अब CH3COOH का dissociation भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? वो डिसोसिएट किस डायरेक्शन में हो रहा है? आगे की तरफ रिएक्शन बढ़ती है तो ही वो डिसोसिएट होता है। अगर रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है तो उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इन बोथ द अबव रिएक्शन इज CH3CO माइनस, हेंस द इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और इसका डिग्री डिसोसिएशन भी कम हो गया, तो इसका एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द सप्रेशन। सप्रेशन मतलब कम होना, सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? CH3COH। अब इसका सप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ये वाला सॉल्ट। ठीक है, तो सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। इसी को क्या बोला जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये देखिए बेसिक्स है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ये बहुत काम आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर MgCl2, इसका वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे 0.3 मोलर Na2CO4 Na2C2O4 दिया है, इसका भी वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा? ये देखिए ये Cl2 और ये Na2, NaCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास ये बचेगा MgC2O4। ठीक है, इसमें कौन से आयंस है? एक तो Mg2 प्लस है, दूसरा C2O4 2 माइनस है। ये दो टाइप के आयंस है। अब कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर मुझे Mg+2 के मोल्स फाइंड करने हैं तो Mg+2 कहाँ पे है? इधर है MgCl2 में। इसके मोल्स कितने हैं? 0.1। और वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, ये हो गया 2। तो इस तरह से हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह C2O4 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है तो C2O4 किस में प्रेजेंट है? Na2C2O4 में। तो उसका कितना है? 0.3 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम होता है 2। तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम फाइंड करते समय ये याद रखना है कि वॉल्यूम हमें टोटल वॉल्यूम लेना है।
मतलब जितने भी आयंस है उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब न्यूमेरिकल 3.11, try to solve this. A solution is prepared by mixing equal volume of 0.1 molar MgCl2 and 0.3 molar Na2C2O4. Would MgC2O4 precipitate out? अभी देखो ये कौन सी कंडीशन है, हमने यहाँ पे पढ़ी थी ये वाली। हमें अभी ये फाइंड करना है, प्रेसिपिटेट हो रहा है क्या। प्रेसिपिटेट होने के लिए कंडीशन क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है इससे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से। तो ये कंडीशंस होते हैं, हमें ये कंडीशन फॉलो करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 3.11, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले हम गिवन वॉल्यूम लिख लेंगे, इसमें वॉल्यूम तो दिया नहीं है तो इसमें वन वॉल्यूम ले लेंगे, V1 इज इक्वल टू 1, और V2 भी हम क्या ले लेंगे, 1 ही ले लेंगे। ठीक है, मोलैरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन M1 कितना आएगा, 0.1 मोलर MgCl2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमारे पास M2, ये दिया हुआ है 0.3 मोलर, क्या दिया हुआ है Na2C2O4। ठीक है, इसमें से कौन सा आयन आएगा, Mg2+, इसमें से कौन सा आएगा C2O4 2 माइनस। ठीक है, KSP का वैल्यू दिया हुआ है, KSP कितना दिया है हमारे पास 8.56 इंटू 10⁻⁻5, ये दिया है KSP का वैल्यू। ठीक है, अभी पहले हम MgC2O4 का केस सॉल्व करेंगे, सॉरी MgCl2 का। तो MgCl2 में क्या प्रेजेंट है, Mg2+ आयन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे M1V1 इज इक्वल टू Mg+2 इंटू वॉल्यूम, V2 मतलब वॉल्यूम, ये हो जाएगा हमारा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमें क्या पता चलेगा, हमें ये M की वैल्यू पता चलेगी Mg+2 के लिए। तो M1 कितना है, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1, इज इक्वल टू M ऑफ Mg2+ प्लस टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कितना हो जाएगा M ऑफ, अगर हमें फाइंड करना है Mg2+, इसका वैल्यू क्या आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाता है 0.05। ठीक है, ये M हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इसको मोलैरिटी भी बोलते हैं। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो फाइनल वॉल्यूम कैसे आया, ये देखो ये V1+V2 करके फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेम Na2C2O4 के लिए फाइंड करना है, Na2C2O4 के लिए। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे M2V2 इज इक्वल टू M ऑफ C2O4 इंटू V फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 0.3 इंटू 1 इज इक्वल टू M ऑफ C2O4 इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है 2। ठीक है, M ऑफ C2O4 कितना आ जाएगा फिर 0.3/2, ये कितना होता है 0.15 मोलर। अभी हमें M ऑफ Mg+2 भी मिल गया, M ऑफ C2O4 भी मिल गया। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम, आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। ये कितना था 0.05 इंटू 0.15, तो आयोनिक प्रोडक्ट कितना आ गया, इसका हो जाता है 7.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा
आयोनिक प्रोडक्ट। अभी हम आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना था, गिवन है ये वैल्यू 8.56 इंटू 10⁻⁻⁵। अब देखिए आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है केएसपी से, है ना, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इट विल प्रेसिपिटेट आउट। तो हम क्या लिखेंगे, सो Mg(C2O4) will precipitate out in the solution। ठीक है, इस तरह से हमें फाइंड करना है। अब आईपी का वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है ना, ये वाला केस देखो, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है सोल्यूबिलिटी से, तो प्रेसिपिटेशन ऑकर होगा। ये थ्योरी हमें यहाँ पे यूज कर, देखो हमने फिर से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे किया हमने। पहले हमने वॉल्यूम ले लिया 1 लीटर और 1 लीटर दोनों आयंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया या मोलैरिटी दिया है MgCl2 का और Na2C2O4 का। तो इनमें से आयंस कौन से बनते हैं, यहाँ से Mg2+, इधर से C2O4 2-। Ksp का वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, तो MgCl2 के लिए हम Mg+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M1 गिवन है, V1 1 है, M2 में फाइंड करना है, V मतलब फाइनल वॉल्यूम, तो ये हमारा आया 0.05। उसी तरह Na2C2O4 के लिए हम फाइंड करेंगे M of C2O4 इंटू फाइनल वॉल्यूम, तो ये आंसर आता है। उसके बाद अगली स्टेप आती है आयोनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट मतलब सिंपली आपको आयंस का प्रोडक्ट लेना है, इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, उसको हमने कंपेयर किया किसके साथ, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के साथ। तो हमें ये दिखाई दिया कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, इसीलिए क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑकर होगा। ये हमारा फाइनल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज 5.2, मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, KSP का वैल्यू दिया है, कितना है 5.2 इंटू 10⁻⁻13। कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी इन मोल पर DM³ एंड ग्राम पर DM³। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया है AgBr का, कितना है ये 187.8 ग्राम पर मोल। अब हमें सोल्यूबिलिटी फाइंड करनी है किसमें, मोल पर DM³ में, और सोल्यूबिलिटी हमें फाइंड करनी है किसमें, ग्राम पर DM³। इसकी भी थ्योरी हमने रीड की हुई थी, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए मोल पर DM³ है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM³ और ग्राम पर DM³, मतलब इन दोनों का ही कन्वर्जन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम KSP फाइंड करेंगे। KSP कैसे फाइंड करते हैं, पहले AgBr को डिसोसिएट कर देंगे। ठीक है, AgBr जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनेगा, एक Ag+ बनेगा और एक Br- बनेगा। इस तरह से इसका डिसोसिएशन होता है। KSP का फॉर्मूला क्या है, x⁻x इंटू y⁻y इंटू s⁻x+y। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP का। तो KSP क्या आएगा वैल्यू, देखो Ag के आगे 1 है तो 1:1, Br के आगे भी 1 है तो 1:1 डॉट s⁻1+1। तो ये कितना आएगा, सिंपली KSP का वैल्यू कितना आएगा, s² आएगा। ठीक है, तो s क्या आएगा, √(KSP) है ना, तो s इज इक्वल टू √(KSP) का वैल्यू है 5.2 इंटू 10⁻⁻13। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.2 सॉरी 52, एक डेसिमल मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, 52 कर दिया इसको, और ये हो जाएगा 10⁻⁻14। एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 52 है तो ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7.2 इंटू 10⁻⁻7 होगा एस का वैल्यू। सोल्यूबिलिटी का वैल्यू हमको पता चल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब पहले हम फाइंड करेंगे ग्राम पर लीटर में,
ग्राम पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसको अगर हमको मोल पर डीएम क्यूब में फाइंड करना है तो हमने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, ये जो हमको वैल्यू मिला है, ये वाला सोल्यूबिलिटी, ये किस में मिला है हमको, मोल पर डीएम क्यूब में। अब मोल पर डीएम क्यूब में हमको ये वैल्यू मिला है, हमको क्या फाइंड करना है, ग्राम पर डीएम क्यूब में फाइंड करना है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राम पर डीएम क्यूब में फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हाँ, मोल पर डीएम क्यूब में हमारे पास है, ग्राम पर डीएम क्यूब में करने के लिए इसको 7.2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 187.8। ठीक है, ये हो जाएगा 1.35 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर डीएम क्यूब। 1 डीएम क्यूब कितना होता है, 1 लीटर के बराबर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोलर BaNO3 ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा M1 मोलैरिटी। V2 कितना दिया है, ये भी 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसके लिए दिया है ये 20.0, सॉरी 20.0, 0.020 मोलर ये दिया है सोडियम क्लोराइड, ये हो जाएगा M2। ठीक है, इसका फाइनल वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वी फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20, ये किसके बराबर आएगा, 50 का। फाइनल वॉल्यूम आ गया 40। ये सब हमारा गिवन डेटा है हमारे पास। अभी हमें ये फाइंड करना है BaF2 प्रेसिपिटेट होगा या नहीं, BaF2 विल प्रेसिपिटेट और नॉट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए, आरटी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए किससे, केएसपी से। तो हम सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था, M1 V1 इज इक्वल टू M ऑफ, पहले में कौन सा आयन निकलेगा हमारा, Ba2 प्लस इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो इसमें कितना दिया है, ये 0.05 इंटू 20 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, Va+2 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारा 40। ठीक है, तो इस तरह से M ऑफ Ba2 प्लस कितना आ जाएगा, 0.05 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40, ये हमारा आ जाएगा 0.025 मोलर। ठीक है, मोलैरिटी हमें मिल गई इसकी। अब हम दूसरी मोलैरिटी फाइंड करेंगे किसकी, क्लोरीन की। तो M2B2 इज इक्वल टू M ऑफ F माइनस इंटू V ऑफ फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना वैल्यू दिया है, 0.02 इंटू 20 इज इक्वल टू M ऑफ F माइनस इंटू 40। तो M ऑफ F माइनस क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40, ये आ जाएगा 0.01 मोलर। ठीक है, अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम आयनिक प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आयंस। कैसे फाइंड करेंगे, Ba2 प्लस इंटू एफ
माइनस 2 टाइम एफ माइनस आ जाएगा ना ये। अगर 2 टाइम है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, BA2 प्लस इंटू F-1 इसका स्क्वायर। ठीक है, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा इसका आंसर? आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁷। ये हो जाएगा आयोनिक प्रोडक्ट। अब इसको कंपेयर करिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, क्या आंसर आ रहा है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ठीक है, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू से ज्यादा है क्या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से? देखिए, ये फाइंड आउट करिए। अगर आईपी ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, अगर आईपी कम होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, ली चैटर्लीज प्रिंसिपल ये हमें ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर ये देखो, ये एक रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम का एरो है बीच में। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स ए। बहुत ही सिंपल है ये भी। ठीक है, ये कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्युबिलिटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, देखो AgCl है ना, Ag प्लस और Cl माइनस आयंस इसमें फॉर्म हो रहा है। उसके बाद हमने एक सॉल्ट लिया है जिसमें क्या होगा, एक तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, AgCl और NaNO3 होगा। तो इसमें भी देखो Ag प्लस कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जा रहा है राइट साइड में, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द AgCl। ठीक है, इसकी वजह से AgCl का आयोनाइजेशन भी कम हो जाएगा। AgCl ionization is suppressed due to common ion, और and this effect is called as common ion effect। इस effect को क्या बोला जाता है? common ion effect। ठीक है, this was all about ionic equilibrium। In the next class we will start with electrochemistry। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, V1 is equal to 20 सेंटीमीटर क्यूब of 0.05 molar BaNO3 twice। ठीक है, ये हो गया हमारा M1 मोलैरिटी। V2 कितना दिया है? ये भी 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसके लिए दिया है ये 20.0, सॉरी 20.0 0.020 मोलर ये दिया है सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा M2। ठीक है, इसका फाइनल वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? V फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20, ये किसके बराबर आएगा? 50 का। फाइनल वॉल्यूम आ गया 40। ये सब हमारा गिवन डेटा है हमारे पास। अभी हमें ये फाइंड करना है BaF2 प्रेसिपिटेट होगा या नहीं। BaF2 विल प्रेसिपिटेट और नॉट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए? आईपी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए किससे? KSP से। तो हम सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था। M1 V1 इज इक्वल टू M ऑफ, पहले में कौन सा आयन निकलेगा हमारा? BA2 प्लस इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो इसमें कितना दिया है? ये 0.05 इंटू 20 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, BA प्लस 2
मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारा 40। ठीक है, तो इस तरह से m ऑफ Ba2 प्लस कितना आ जाएगा 0.05 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40, ये हमारा आ जाएगा 0.025 मोलर। ठीक है, मोलैरिटी मिल गई इसकी। अब हम दूसरी मोलैरिटी फाइंड करेंगे किसकी, क्लोरीन की। तो M2B2 इज इक्वल टू m ऑफ F माइनस इंटू V ऑफ फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना वैल्यू दिया है 0.02 इंटू 20 इज इक्वल टू m ऑफ F माइनस इंटू 40। तो m ऑफ F माइनस क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा 0.01 मोलर। ठीक है, अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम आयनिक प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आयंस। कैसे फाइंड करेंगे, Ba2 प्लस इंटू FO माइनस 2 टाइम F माइनस आ जाएगा ना ये। अगर 2 टाइम है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, Ba2 प्लस इंटू F माइनस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा इसका आंसर। आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁷, ये हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट। अब इसको कंपेयर करिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, क्या आंसर आ रहा है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू से ज्यादा है क्या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। देखिए, ये फाइंड आउट करिए। अगर आईपी ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, अगर आईपी कम होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, लीच एटलीज प्रिंसिपल ये हमें ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर ये देखो, ये एक रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम का एरो है बीच में। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स ए। बहुत ही सिंपल है ये भी। ठीक है, ये कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्युबिलिटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, देखो AgCl है ना, Ag प्लस और Cl माइनस आयंस इसमें फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद हमने एक सॉल्ट लिया है जिसमें क्या होगा, एक तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा AgCl और NaNO3 होगा। तो इसमें भी देखो Ag प्लस कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जा रहा है राइट साइड में। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द AgCl। ठीक है, इसकी वजह से AgCl का आयोनाइजेशन भी कम हो जाएगा। The AgCl ionization is suppressed due to common ion, और and this effect is called as common ion effect। इस effect को क्या बोला जाता है, common ion effect। ठीक है, this was all about ionic equilibrium. In the next class we will start with electrochemistry।